हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग की क्लास शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्लास 11th की एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम और फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जीवों का संसार। और इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या होता है, या उसका बायोडाइवर्सिटी हो गया। फिर उसके बाद आप साइंटिफिक नेम पढ़ोगे, हार्बेरियम है, बॉटनिकल गार्डन है, कीज है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। और ये लेसन उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में जाने वाले हैं, या जो क्लास 11th में हैं उनके लिए, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आइए एक अच्छे विचार के साथ क्लास की शुरुआत किया जाए बच्चों। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। लिविंग वर्ड, क्लास 11। तो मैंने यहाँ पे एक थॉट भी लिख दिया है। थॉट, व्हाट इज द पर्सन हु हैज नो गोल इन लाइफ। इसका मतलब होता है वह इंसान ही क्या है जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ना हो। A man without a goal is like death. लक्ष्य विहीन इंसान मृत्यु के समान होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर रखना चाहिए, चाहे जो भी लक्ष्य हो। अगर आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो क्रिकेट, टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग के लिए जो आपके अंदर जो जो आपको करने का दिल करे आप वही करो। किसी भी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश ना करो, लेकिन हाँ, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाना और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करना। तो चलो बच्चों, आज की क्लास शुरुआत किया जाए। क्लास 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट हो गया, इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। इसका जैसे कि हिंदी में हमने बताया बेटा कि इसका मतलब होता है जीवों का संसार। तो इस वर्ल्ड में आपको जीवों की जो ऑर्गेनिज्म की जो वेरिएशन देखने को मिलेगी वो तरह से, कुछ प्लांट हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी देखोगे तो प्लांट में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, और सभी प्लांट को एक साथ स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए उन प्लांट को अलग अलग भागों में बांटना होता है। उसी तरह से एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, तब जाके हम उसका स्टडी कर पाते हैं। तो पहले हमें जीवों के लक्षणों को पहचानना होगा कि जीवों के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो ना फर्स्ट हेडिंग आपका है बेटा, फर्स्ट हेडिंग आपका है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग organisms. Characters of living organism. Characters of living organism. तो जीवों के बेटा अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, थर्मोरेगुलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एडेप्टेशन हो गया। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों के लिए नियम अप्लाई होगा और दोनों में ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स में कुछ डिफ्रेंसिएशन भी करना है, तो आपको मैं साथ साथ में बताता चलूँगा, तो साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है आपका नंबर 1, आपका है ग्रोथ, जिसका हिंदी मतलब होता है वृद्धि करना। वृद्धि करना, ग्रोथ पहला कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रोथ करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो,
उनमें ग्रोथ होती ही होती है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन भी है कि जैसे कुछ माउंट हो गए, बोल्डर हो गए, सैंड हो गए या अर्थ हो गया, तो ये सभी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब वो ग्रोथ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग है। तो क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या इन दोनों में डिफरेंट है कि हम डिफरेंट कर सकते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर्स होता है वो ग्रोथ होता है। तो हम ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ, ग्रो विथ इंक्रीज in mass. Living organism grow with increase in mass and number of individual cells. Living organism grow without, sorry, living organism grow with increase in mass. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ जाए मतलब उसका वेट बढ़ जाए, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल, या उसकी सेल जो है इंक्रीज कर जाए। अगर उसकी सेल इंक्रीज करती है तो बेटा ग्रोथ करेगा, और जाहिर सी बात है कि जब वो ग्रोथ करेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट आप बना सकते हो, इंक्रीज, कैपिटल लेटर लिख देते हैं, इंक्रीज इन मास प्लस increase of increase of individual cells is called ग्रोथ। और जो ग्रोथ होता है बेटा वो दो तरह से होता है। एक तो इधर देखो, नंबर 1 और नंबर 2। तो ग्रोथ में एक होता है इंटरनल ग्रोथ और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ। तो अभी हमने बात किया बेटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ग्रोथ करता है। अगर उसका मास बढ़ जाता है, उसका नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो ये ग्रोथ है। लेकिन कुछ नॉन लिविंग भी हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ नॉन लिविंग है जो ग्रोथ करते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंशिएट है, देखो इंटरनल ग्रोथ, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर इंटरनल, अगर अंदर से ग्रोथ हो रहा है, अगर इंटरनल यहाँ से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, लाइक एज एग्जांपल में लिख सकते हैं जैसे एनिमल या फिर प्लांट्स या फिर प्लांट। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है, ना कि बाहर से होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं ये किसमें होता है बेटा, ये होता है लिविंग बींग्स और ये होता है नॉन लिविंग बींग्स।
तो यहाँ पे जो जो भी जीव होता है उसमें जो ग्रोथ होगा बेटा वो बाहर की तरफ से होगा। अगर ग्रोथ बाहर तरफ से होता है तो बाहर तरफ मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे माउंट या सैंड पर क्या होते हैं, धीरे धीरे कलेक्ट होते रहते हैं, और जिसके कारण जो है इनकी जो है लगातार ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अब ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है लिविंग है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं बेटा, जैसे आपका हो गया सैंड हो गया, माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया। तो ऐसे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बोल्डर्स हो गए या फिर सैंड हो गया, बालू हो गया, अर्थ हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ करने का मतलब ये नहीं है कि लिविंग, तो हम इसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल कैरेक्टर नहीं कह सकते हैं। इतना नोट करें बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिया कि ग्रोथ है, तो इसको अच्छे से बेटा देख लेना। ग्रोथ एक्चुअल कैरेक्टर्स नहीं हो सकता किसी भी लिविंग बीइंग का, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है ना। तो कोई इंटरनल ग्रोथ है, एक्सटर्नल है, बाहर तरफ से ग्रोथ होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, सैंड हो गया, माउंटेन हो गया, इंटरनल ग्रोथ। तो यही डिफरेंट करता है कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग में हमेशा जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल ही होगा, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ शो करता है, दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट यहाँ बना लेते हैं। जो दूसरा करेक्टर है थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ताप नियंत्रण। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, हमारी जो स्वीट ग्लैंड होती हैं उससे पसीना निकलता है, स्वेट्स निकलते हैं। तो वो एक्चुअली में होता है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है तो ठंडी में आपकी शरीर क्या होती है, उसमें कपकपी होने लगती है। तो वो अंदर से बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसको मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर को दोनों को बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन की डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, process that allow process that allow you to your body to maintain 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 its its care its care internal internal temperature internal temperature process that allow यहाँ याद लगा सकते हैं, process that allow your body to maintain its care internal temperature। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन के लिए बच्चों क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अगर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली अगर मेंटेन करना चाहती है तो उसके लिए वो इंटरनल ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रोथ में क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो वो इंटरनल ग्रोथ करता है, ना कि एक्सटर्नल।
तो उसी तरह से थर्मो रेगुलेशन कहाँ से होगा, मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये भी बेटा दो तरह से होता है, एक नंबर वन हो गया। नंबर वन में आपका आ जाता है हीट स्ट्रोक। हीट, ये तो शब्द सुना ही होगा ना बच्चों, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में, हीट स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, इंक्रीज in body, increase in body temperature, increase in body temperature above the normal level. Heat stroke, increase in the body, increase in body temperature above the normal level, ये हीट स्ट्रोक है। नंबर टू आपका हो जाता है बेटा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, इसकी भी डिफिनेशन देख लो हाइपोथर्मिया का। हाइपोथर्मिया डिक्रीज in body, decrease in body temperature below the normal level. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थर्मोरेगुलेशन, ताप नियंत्रण, तो ये करेक्टर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेशन कर सकता है। द प्रोसेस दैट अलाउ योर बॉडी टू मेंटेन इट्स केयर इंटरनल टेम्परेचर। हीट स्ट्रोक इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, यानी इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आपको स्वीटिंग होने लगेगी। लेकिन हाइपोथर्मिया डिक्रीज इन टेम्परेचर, इनका जो इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल लेवल। इसमें इंक्रीज होगा बेटा, इसमें डिक्रीज होगा। इतना नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेक्टर आपका है, नेक्स्ट करेक्टर आपका है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का हिंदी होता है अनुकूलन। एडेप्टेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग अपने स्थान को, अपने लिविंग सर्वाइव को सेलेक्ट करते हैं। एडेप्टेशन, जैसे कि फिश की बात करें तो फिश लिव इन वाटर। बर्ड्स की बात करें तो वो एक प्रकार से जो है कि पौधों पे रहती है, पेड़ पौधों के ऊपर रहती है। और उसके बाद अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का एडेप्टेशन अलग है। फिर उसके बाद आपका जो है
बंदरों की बात करें, कोई भी एनिमल्स की बात करें, या फिर स्नैक, रैट, एनी ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर इसकी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ organism to survive, thrive and reproduce by constantly itself. Genetic who coined genetic term Bateson in 1905. Genetic mechanism of organism to survive, thrive and reproduce by constantly itself. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। तो बेटा डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है या अडेप्ट नहीं करता है, तो उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं वो इस इन्वायरमेंट में जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, वो खैर हम एवोल्यूशन चैप्टर में उसको हम आपको बताएंगे। तो ये जो आपका एडेप्टेशन होता है बेटा, ये एडेप्टेशन जो होता है, एडेप्टेशन ये दो तरह से होता है। कितनी तरह से? दो तरह से। एक तो होता है आपका लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो यहां पे शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा आपका है बेटा लॉन्ग टर्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए जो है अडेप्ट करते हैं, जैसे कुछ पक्षी होते हैं तो माइग्रेट कर जाते हैं ना, टेम्परेचर जैसे चेंज होता है। आप यहाँ देखते होंगे, जैसे संगम पे देखते होंगे या फिर नदियों के किनारे देखते होंगे कि आपको साइबेरियन पक्षी देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार से माइग्रेट बर्ड्स होती हैं जो अपने एनवायरनमेंट को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करती रहती हैं। तो जहाँ उनको सुटेबल टेम्परेचर मिलता है वो वहाँ पर पहुँचती हैं, मतलब माइग्रेट कर जाती हैं दूसरी कंट्री से। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है बेटा, इसमें हम पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट बना के जैसे इसमें लिख सकते हैं टेम्परेरी चेंज टू respond to changing environment। एग्जाम्पल आपका हो जाता है बेटा हाइबरनेशन एंड
एस्टिवेशन, इसमें जैसे हाइबरनेट हो जाते हैं कुछ पक्षी या एस्टिवेशन में चले जाते हैं, तो जैसे फ्रॉग हो गए, हाउस फ्लाई, फिर आपका राना टिग्रीना मस्पेंडिका, फिर आपका हो जाता है लिजार्ड ईटीसी। तो शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी चेंज होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है वो बेटा क्या होता है, परमानेंट चेंजेस, permanent changes in respond to change, environment, example birds। हो गया बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया एडेप्टेशन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द adaptation are in living organism। now first short term and long term temporary change। short term में temporary change according to environment, long term ये permanent changes होते हैं, ये एक निश्चित स्थान पे ही एक डेफिनेट प्लेस पर ही इनका जो है सर्वाइव करते हैं या लिव करते हैं, रहते हैं वहां पर। यहां तक समझ में आ गया बेटा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का एक्चुअली जो मीन्स होता है वो अपने आप को एडजस्ट करना होता है एनवायरनमेंट में, अब वो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। नेक्स्ट करेक्टर, नेक्स्ट करेक्टर आपका है मेटाबॉलिज्म। इट इज मेन कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बींग्स, जितने भी चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनमें मेटाबॉलिज्म होता ही है, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। तो कोशिकाओं के अंदर, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ये आपका है, इसको हेडिंग डालेंगे बेटा, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं उपापचय क्रियाएं। तो नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, a series of chemical process by एंजाइम्स। आप लोग पढ़ाएंगे जो शॉर्ट नोट्स बच्चों बने हुए हैं वो आपको धीरे धीरे पीडीएफ के रूप में भी मिलने लगेंगे। अभी थोड़ा से स्टार्टिंग है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। तो a series of chemical process by enzymes occurring within the
बॉडी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया बेटा कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वही होता है मेटाबॉलिज्म। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म को डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटा ये होता है दो टाइप का होता है। तो नाउ फर्स्ट है कैटाबोलिज्म, नाउ सेकंड है बेटा आपका एनाबोलिज्म। और यहाँ पे नाउ फर्स्ट, नाउ सेकंड, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। There are 2 processes of metabolism reaction in cell. Now first catabolism, anabolism. इसमें हम पॉइंट बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ breakdown of complex substance into simple ones। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो सबस्टेंस होता है वो टूट जाता है सिंपल सबस्टेंस में। जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो बॉडी उसको क्या करती है कि ग्लूकोज में चेंज कर देती है। प्रोटीन लिया तो उसको किसमें चेंज कर देती है? अमीनो ऑयल में। आपने फैट लिया तो उसको किसमें चेंज कर देती है? उसको फैटी एसिड में चेंज कर देती है। तो जो मतलब अगर कोई मटेरियल अगर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड अगर चेंज हो रहा है सिंपल वंस में, जैसे कि हमने आपको डाइजेशन में बताया कि डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट चेंज इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स। तो जब कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल में चेंज हो जाएगा बेटा, तो उसको वहां कौन प्रोसेस होता है? कैटाबोलिज्म। अब एनाबोलिज्म में क्या है? इसमें भी बेटा हम पॉइंट्स बना लेते हैं। तो एनाबोलिज्म में आपको पढ़ने को मिला प्रोसेस ऑफ formation of complex substance from simple ones। ठीक। तो कैटाबोलिज्म का जो रिएक्शन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं। कहाँ लिखें? एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा इसका रिस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक, रिस्पायरेशन। और इसमें हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो कैटाबोलिज्म रिस्पायरेशन के दौरान होता है और एनाबोलिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल वंस। यानी कि कोई भी अगर सिंपल
सिंपल फूड है तो उसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। जैसे पौधे होते हैं तो जब वो भोजन का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज टूट जाता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि श्वसन में हम ऑक्सीजन को ही क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करती है बेटा कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला, जो न्यूट्रिएंट से बनने वाला जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कुछ टूट रहा है तो टूटने के बाद वो उससे एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया। तो इसलिए ऑक्सीजन लेते हैं ताकि वो ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को तोड़ देती है, और जैसे उसको तोड़ती है तो उससे हमें मिलती है एनर्जी। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस को मिलाकर, सिंपल वंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स फूड बना दिया जाता है। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे सबस्टेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि निर्माण होने के बाद जब जैसे ही मनुष्य इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको पाचन करता है, तो ये चेंज हो जाता है। क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स फूड हम डायरेक्टली अपने बॉडी में या सेल में जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। किसी भी लिविंग बींग्स का जो मेन कैरेक्टर्स होता है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इसका डीमेरिट नहीं है मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, एक केमिकल प्रोसेस है। तो आप यहाँ जान लीजिए बेटा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। नंबर 1 कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, ब्रेक डाउन, एग्जांपल रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ complex substance, example photosynthesis। नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है सेलुलर और ऑर्गनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गनाइजेशन। उसकी संरचना क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी संरचना क्या होती है। या तो लिविंग हो सकता है, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है बेटा, या तो मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, मेड ऑफ सिंगल सेल, एंड मेड ऑफ मल्टीपल सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बना सकते हैं, कंपोजिशन एंड arrangement of cell in body। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब संगठन होता है, एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल इन बॉडी। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल अरेंजमेंट है वो किस आधार पे है, उसका क्या बेस है। तो जो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा वो 2 तरह से हो सकता है। इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1 एंड 2। नाउ फर्स्ट आपका है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर organism and unicellular organism, multicellular made of many cell and multiple cell, made of multiple cell and made of single cell। तो यहां पर हम देख सकते हैं पॉइंट बना के बच्चों, क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विथ
with multiple cells। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ह्यूमन, इसको होमो सेपियंस, बर्ड्स, मैंगो। यूनिसेलुलर मेड ऑफ सिंगल सेल्स, एग्जाम्पल अमीबा, ईस्ट। ओके बच्चों, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के आधार पर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मल्टीपल सेल, मेड ऑफ सिंगल सेल्स। इनकी बॉडी में केवल सिंगल सेल होते हैं, केवल एक कोशिका के ही बने होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी है जो मल्टीपल सेलुलर है, उनकी बहुत सारी सेल आपस में कंबाइंड होकर तब जाके एक बॉडी बनी हुई है। यहां तक हो गया बच्चों, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में आप जो है सेक्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। पॉइंट यहाँ आपका हो जाएगा बेटा प्रोसेस are producing young ones by living things। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल्स हो गए। तो म्यूल्स जो है रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और ठीक है, जो म्यूल्स होते हैं, और हनी बी हो गए, जो वर्कर्स हनी बी होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो ड्रोन वगैरह हनी बी होते हैं वो नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस बाय लिविंग थिंग्स। तो बेटा ये हमने आपको पढ़ाया था उसमें इस चैप्टर में। तो एक तो होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है। तो इसमें बेटा सिंगल सेल हमने बताया था कि इसमें सिंगल सेल निर्माण होते हैं और दो तरह से जीव का निर्माण करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ये अपने गैमेट छोड़ते हैं और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस तरह से एक संतान का निर्माण, एक संतति का निर्माण हो जाता है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। हो गया बच्चों? नेक्स्ट समझ में आ रहे बच्चे? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? चलिए, अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या धमाका होता है। नेक्स्ट आपका जो है बेटा यहाँ पे आ जाता है
जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एक्चुअल कैरेक्टर्स है, जिसको बोलते हैं क्या, आपका है कॉन्शियसनेस, जिसको बोलते हैं चेतना। ना, जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, तो आँख, नाक, जीभ, त्वचा, तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार से सेंस करते हैं। अगर हमें ठंडा लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो भी हम फील कर लेते हैं। टेम्परेचर घट रहा है तो भी फील कर लेते हैं, भूख लगती है तो फील कर लेते हैं। जो भी घटना घटती है उसको हम फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन कॉन्शियसनेस में एक चीज इसमें थोड़ा डिमेरिट होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो कोमा में चला गया तो उसका जो ब्रेन होता है वो टोटली डेड होता है, लेकिन उसकी बॉडी लगातार क्या कर रही है, कार्य कर रही है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म लगातार हो रहा है, जिसके कारण से वो क्या है, जीवित है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को एक्चुअल में जो है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। इसमें आप बच्चे लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ एन organism ability of an organism to sense its environments। तो बच्चों, जिसके पास कॉन्शियसनेस होता है वो भी लिविंग है। अगर कुर्सी को आप मार देंगे या उसको टच करेंगे तो किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं देगी, लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर टच करते हैं तो रिस्पांस देती है। जैसे कि एक प्लांट होता है मिमोसा, जिसे हिंदी में छुई मुई कहते हैं, लाजवंती कहते हैं। तो अगर आप उसको टच करते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अगर सूर्य का प्रकाश होता है तो क्या, पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, जो क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, भोजन बनाना शुरू कर देता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है, मतलब चेतना होता है। ओके बच्चों, बस आज के लिए इतना ही है। बाकी हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है समझाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे बायोडाइवर्सिटी, जो इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का अगला हेडिंग होगा, इसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ओके, जय हिंद।